नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दोस्ती के नाम पर। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अलसाई आँखों से मोबाइल चेक किया तो देखा 17 मिस्ड कॉल्स हैं। सुबह की लाली आंगन में छाई हुई थी। सूरज नारंगी बला पहने खिड़की के अधखुले पर्दे के बीच से झांक रहा था। मैंने जल्दी से खिड़कियों के पर्दे हटा दिए। मेरे पूरे कमरे में नारंगी छटा बिखर गई थी। सामने शीशे पर सूरज की किरण पड़ने से मेरी आंखें चौंधिया सी गई थीं। मिचमिचाई आँखों से मोबाइल दोबारा चेक किया, फिर व्हाट्सएप मैसेज देखे पर अनरीड ही छोड़कर बाथरूम में चली गई। फिर फ्रेश होकर किचन में जाकर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई और मोबाइल लेकर चाय पीने बैठ गई। ओह, ये 17 मिस्ड कॉल्स किसकी हैं? कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे पास इसका नाम भी नहीं। सोचा कि कोई जानने वाला होगा, वरना थोड़े ही इतनी बार फ़ोन करता। मैंने उस नंबर पर कॉल बैक किया और उत्सुकतावश सोचने लगी कि शायद मेरी किसी फ्रेंड का होगा। तभी वहाँ से बड़ी तेज डांटने की आवाज़ आई। क्या लगा रखा है साक्षी? सारी रात मैंने तुमको कितना फ़ोन किया, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? हम सब कितना परेशान थे। मम्मी पापा तुम्हारी चिंता में रात भर सोए भी नहीं। तुम इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो? हेलो हेलो, आप कौन? मैं साक्षी नहीं, सुमन हूँ। शायद रॉन्ग नंबर है, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने चली गई। आज कॉलेज जल्दी जाना था, कुछ प्रोजेक्ट भी सबमिट करने थे, सो मैंने फ़ोन का ज़्यादा सिरदर्द लेना ठीक नहीं समझा। बहरहाल उस दिन से अजीब सी बातें होने लगीं। उस नंबर की मिस कॉल अक्सर मेरे मोबाइल पर आ जाती। शायद लास्ट डिजिट में 1-2 नंबर चेंज होने से यह फ़ोन मुझे लग जाता था। कभी कभी गुस्सा भी आता, मगर दूसरी तरफ जो भी था बड़ी शिष्टता से बात करता तो मैं नॉर्मल हो जाती। अब हम लोगों के बीच हाय और हेलो भी शुरू हो गई। कभी कभी हम लोग उत्सुकतावश एक दूसरे के बारे में जानकारी भी बटोरने लगते। एक दिन मैं क्लास से बाहर आ रही थी, तभी वही मिस्ड कॉल वाले का फ़ोन आया। साथ में मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने फ़ोन उठाना उचित न समझा। जल्दी से गार्डन में जाकर बैठकर फ़ोन देखने लगी कि कहीं फिर दोबारा कॉल ना आ जाए, मगर अनायास उंगलियां कीबोर्ड पर नंबर डायल करने लगीं। जैसे ही रिंग गई, दिल को अजीब सा सुकून मिला। पता नहीं क्यों हम दोनों के बीच एक रिश्ता सा कायम होता जा रहा था। शायद वह भी इसीलिए बार बार यह गलत दोहरा रहा था। तभी गार्डन में सामने बैठे एक लड़के की भी मोबाइल बजने लगा। जैसे मैंने हेलो कहा तो उसने भी हेलो कहा। मैंने उससे कहा, क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, गार्डन में खड़ा हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ। और मेरे सामने एक लड़की भी किसी से बात कर रही है। दोनों एक साथ खुशी से चीख पड़े, सुमन तुम? पंकज तुम? अरे हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या बात है। हमारा मिलना एकदम फिल्मी स्टाइल में हुआ। मैंने तुमको बहुत बार देखा है, पर मैंने तो तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा है। क्या रोज़ कॉलेज नहीं आती हो? अरे ऐसा नहीं, मैं तो रोज़ कॉलेज आती हूँ। मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ फाइनल आर्ट्स में MA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओह, तब तो मुझे आपको सर कहना होगा। और दोनों हंसने लगे। अरे यार, सर नहीं, पंकज ही बोलो। तो आपको पेंटिंग का शौक़ है? हाँ, एक दिन तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपनी सारी पेंटिंग्स दिखाऊंगा। कई बार मेरी पेंटिंग्स की
प्रदर्शनी भी लग चुकी है। कोई पेंटिंग बिकी या लोग देखकर ही भाग गए? अभी बताता हूँ। और पंकज मेरी तरफ बढ़ा तो मैं उधर से भाग गई। कुछ ही दिनों में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कभी कभी पंकज मुझे पेंटिंग दिखाने घर भी ले जाया करता। मेरे माँ बाप तो गांव में थे और मेरा पंकज से यूँ दोस्ती करना अच्छा भी ना लगता। कभी हम दोनों साथ फिल्म देखने जाते तो कभी गार्डन में पेड़ों के झुरमुट के बीच बैठकर घंटों बतियाते रहते। और जब अंधेरा घिरने लगता तो अपने अपने घोंसलों में लौट जाते। एक ज़माना था कि प्रेम की अभिव्यक्ति बहुत मुश्किल हुआ करती थी। ज़्यादातर बातें इशारों या मौन संवादों से ही समझ जाती थीं। तब प्रेम में लज्जा और शालीनता एक मूल्य माना जाता था। बदलते वक्त के साथ प्रेम की परिभाषा मुखर हुई और अब तो रिश्तों में भी कई रंग निखरने लगे हैं। अब तो प्रेम व्यक्त करना सरल, सहज और सुगम भी हो गया है। यहाँ तक कि फरवरी का महीना प्रेम के नाम हो गया है। इस मौसम में प्रकृति भी सौंदर्य बिखेरने लगती है। आम की मजरियाँ, अशोक के फल, लाल कमल, नव मल्लिका और नीलकमल खिल उठते हैं। प्रेम का उत्सव चरम पर होता है। कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन डे आने वाला था और मैंने सोच लिया था कि पंकज को इस दिन सबसे अच्छा तोहफा दूंगी। इस दोस्ती को प्यार में बदलने के लिए इससे अच्छा कोई और दिन नहीं हो सकता। आखिर वह दिन भी आ गया जब प्रकृति की फिजाओं के रोम रोम से प्यार बरस रहा था और हम दोनों ने भी प्यार का इजहार कर दिया। उस दिन पंकज ने मुझसे कहा कि आज ही के दिन मैं तुमसे सगाई भी करना चाहता था। मेरे प्यार को इतनी जल्दी यह मुकाम भी मिल जाएगा सोचा न था। पंकज ने मेरे माँ बाप को भी राजी कर लिया। न जैसा कहने को कुछ भी न था। पंकज एक अमीर, सुंदर और नौजवान था जो दिन रात तरक्की कर रहा था। आखिर अगले ही महीने हम दोनों की शादी भी हो गई। अपनी शादीशुदा जिंदगी से मैं बहुत खुश थी। तभी 4 वर्षों के लिए आर्ट में पीएचडी के लिए लंदन से पंकज को स्कॉलरशिप मिल गई। परिवार में सभी इसका विरोध कर रहे थे, मगर मैंने किसी तरह सबको राजी कर लिया। दिल में एक डर भी था कि कहीं पंकज अपनी शोहरत और पैसे में मुझे भूल ना जाए, पर वहाँ जाने में पंकज का भला था। पूरे इंडिया में केवल 4 लड़के ही सेलेक्ट हुए थे, सो अपने दिल पर पत्थर रखकर पंकज को भी राजी कर लिया। बेचारा बहुत दुखी था। मुझे छोड़कर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, पर ऐसा मौका भी तो बहुत कम लोगों को मिलता है। भीगी आँखों से उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गई। पंकज की आंखों में भी आंसू दिख रहे थे। वह बार बार कहता, सुमन प्लीज़ एक बार मना कर दो, मैं खुशी खुशी मान जाऊंगा। पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे कटेंगे ये 4 साल। मैंने अगले वैलेंटाइन डे पर कितना कुछ सोच रखा था, अब तो फरवरी में आ भी नहीं सकूंगा। मैं उसे बार बार समझाती कि पता नहीं हम लोग कितने वैलेंटाइन डे साथ साथ मनाएंगे। अगर एक बार नहीं मिल सके तो क्या हुआ। खैर, जब तक पंकज आँखों से ओझल नहीं हो गया, मैं वहीं खड़ी रही। अब असली परीक्षा की घड़ी थी। पंकज के बिना न रात कटती न दिन में उससे 4-5 बार फ़ोन पर बात हो जाती, पर जैसे महीने बीतते गए फ़ोन में कमी आने लगी। जब भी फ़ोन करो हमेशा बिजी ही मिलता। अब तो बात करने तक की फुर्सत नहीं थी उसके पास। कभी भूले भटके फ़ोन आ भी जाता तो कहता, तुम लोग क्यों परेशान करते हो, यहाँ बहुत काम है, सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं है। घर में सभी समझते कि उसके पास काम का बोझ ज़्यादा है, पर मेरा दिल कहीं ना कहीं आशंकाओं से घिर जाता।
बहरहाल महीने बीतते गए। अगले महीने वैलेंटाइन डे था। मैंने सोचा लंदन पहुंचकर पंकज को सरप्राइज़ दूँ। पापा ने मेरे जाने का इंतज़ाम भी कर दिया। मैंने पापा से कहा कि कोई भी पंकज को कुछ न बताए। जब मैं लंदन पहुंची तो पंकज को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं पापा ससुर के दोस्त के घर पर रुकी थी। वहाँ मुझे कोई परेशानी न हो, इसीलिए अंकल आंटी मेरा बहुत ही ध्यान रखते थे। वैसे भी उनकी कोई संतान नहीं थी, शायद इसीलिए उन्हें मेरा रुकना अच्छा लगा। उनका मकान लंदन में एक सामान्य इलाके में था। ऊपर एक कमरे में बैठी मैं सोच रही थी कि अभी मैं पंकज को दूर से ही देख कर आ जाऊंगी और वैलेंटाइन डे पर सज धज कर उसके सामने अचानक खड़ी हो जाऊंगी। उस समय पंकज कैसे रिएक्ट करेगा, यह सोचकर शर्म से गाल गुलाबी हो गए और सामने लगे शीशे में अपना चेहरा देखकर मैं मन ही मन मुस्कुरा दी। किसी तरह रात काटी और सुबह सुबह तैयार होकर पंकज को देखने पहुंची। पंकज का घर यहाँ से पास ही में था, सो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। सामने से पंकज को मैंने देखा कि वह बड़ी सी बिल्डिंग से बाहर निकला और अपनी छोटी सी गाड़ी में बैठकर चला गया। उस समय मेरा मन कितना व्याकुल था। एक बार तो जी में आया कि दौड़कर गले लग जाऊं और पूछूं कि पंकज तुम इतना क्यों बदल गए। आते समय किए बड़े बड़े वादे चंद महीनों में भुला दिए, पर बड़ी मुश्किल से अपने को रोका। तब से मुझ पर मानो नशा सा छा गया। पूरा दिन बेचैनी से कटा। शाम को मैं फिर पंकज के लौटने के समय उसी जगह पहुंच गई। मेरी आंखें हर रुकने वाली गाड़ी में पंकज को ढूंढती। सहसा पंकज की कार पार्किंग में आकर रुकी तो मैं भौचक्की सी पंकज को देखने लगी। तभी दूसरी तरफ से एक लड़की उतरी। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े मंद मंद मुस्कुराते एक दूसरे से बातें करते चले जा रहे थे। मैं तेजी से पंकज की तरफ भागी कि आखिर यह लड़की कौन है। देखने में तो इंडियन ही है। पाँव इतनी तेजी से उठ रहे थे कि लगा मैं दौड़ रही हूँ, मगर जब तक वहाँ पहुँची वे दोनों आँखों से ओझल हो गए थे। मैं पागलों सी सड़क पर जा पहुँची। चारों तरफ जगमगाते ढेर सारे मॉल्स और दुकानें थीं। आते समय ये सब कितने अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब लग रहा था कि ये सब जहरीले सांप बिच्छू बनकर काटने को दौड़ रहे हों। पागलों की तरह भागती हुई घर वापस आ गई और दरवाज़ा बंद करके बहुत देर तक रोती रही। तो यह था फ़ोन न आने का कारण। मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि पंकज ने इतना बड़ा धोखा दिया। मैं भी एक होनहार स्टूडेंट थी, मगर पंकज के लिए अपना कैरियर अधूरा ही छोड़ दिया। मैंने अपने आप को संभाला। दूसरे दिन पंकज के जाने के बाद मैंने उस बिल्डिंग और कॉलेज में खोजबीन शुरू की। इतना तो मैं तुरंत समझ गई कि ये दोनों साथ में रहते हैं। इनकी शादी हो गई या रिलेशनशिप में है, यह पता लगाना था। कॉलेज में जाकर पता चला कि यह लड़की पंकज की पेंटिंग्स में काफ़ी हेल्प करती है और इसी की वजह से पंकज की पेंटिंग्स इंटरनेशनल लेवल में सेलेक्ट हुई हैं। पंकज की प्रदर्शनी अगले महीने फ्रांस में है। उसके पहले ये दोनों शादी कर लेंगे, क्योंकि बिना शादी के यह लड़की उसके साथ फ्रांस नहीं जा सकती। तभी एक प्यारी सी आवाज़ आई। लगा जैसे हजारों सितार एक साथ बज उठे हों। मेरी तंद्रा भंग हुई तो देखा एक लड़की सामने खड़ी थी। आपको कई दिनों से यहाँ भटकते हुए देख रही हूँ, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैंने सिर उठाकर देखा तो उसकी मीठी आवाज़ के सामने मेरी सुंदरता फीकी थी। मैंने देखा
सांवली, मोटी और सामान्य सी दिखने वाली लड़की थी। पता नहीं पंकज को इसमें क्या अच्छा लगा। जरूर पंकज इससे अपना काम ही निकलवा रहा होगा। नो थैंक्स, मैंने बड़ी शालीनता से कहा, मगर वह तो पीछे ही पड़ गई। चलो चाय पीते हैं, सामने ही कैंटीन है, उसने प्यार से कहा। तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। उसने अपना नाम महक बताया। मुझे बड़ी भली लगी। इस थोड़ी देर की मुलाकात में उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया और अपने होने वाले पति का फोटो भी दिखाया। पर उस समय मेरे दिल का क्या हाल था कोई नहीं समझ सकता था। मानो जिस्म में खून की एक बूंद भी न बची हो। पास पास घर होने की वजह से हम अक्सर मिल जाते। वह पता नहीं क्यों मुझसे दोस्ती करने पर तुली हुई थी। शायद यहाँ विदेश में मुझ जैसे इंडियंस में अपनापन पाकर वह सारी खुशियाँ समेटना चाहती थी। एक दिन मैं दोपहर को अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने ही दरवाज़ा खोला। सामने वह लड़की पंकज के साथ खड़ी थी। सुमन, मैं अपने होने वाले पति से आपको मिलाने लाई हूँ। मैंने आपकी इतनी बातें और तारीफ़ की तो इन्होंने कहा कि अब तो मुझे तुम्हारी इस फ्रेंड से मिलना ही पड़ेगा। हम दोनों वैलेंटाइन डे के दिन शादी करने जा रहे हैं। आपको इनवाइट करने भी आए हैं। आपको हमारी शादी में ज़रूर आना है। पंकज ने जैसे ही मुझे देखा छिटक कर पीछे हट गया, मानो पाँव जल से गए हों। मगर मैं वैसे ही शांत और निश्चल खड़ी रही। फिर हाथ का इशारा कर बोली, अच्छा ये मिस्टर पंकज हैं, जैसे वह मेरे लिए अपरिचित हो। मैंने पंकज को इतनी इंटेलिजेंट और सुंदर बीवी पाने की बधाई दी। पंकज के मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। लज्जा और ग्लानि से उसके चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। यह बात वह जानता था कि एक दिन सारी बातें सुमन को बतानी पड़ेंगी, मगर वह इस तरह अचानक मिल जाएगी, उसका उसे सपने में भी गुमान न था। उसने सब सोच रखा था कि सुमन से कैसे कैसे बात करनी है। आरोपों का उत्तर भी सोच रखा था, पर सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। महक ने बड़ी शालीनता से मेरा परिचय पंकज से कराया। बोली, पंकज, ये है सुमन, इनका पति इन्हें छोड़कर कहीं चला गया है। बेचारी उसी को ढूंढती हुई यहाँ आ पहुँची। पंकज, मैं तुम्हें इसलिए भी यहाँ लाई हूँ ताकि तुम इनकी कुछ मदद कर सको। पंकज तो वहाँ ज़्यादा देर रुक न पाया और वापस घर चला गया, मगर नींद तो उससे कोसों दूर थी। उधर मैं कपड़े चेंज करके सोने चली गई। पंकज को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे लगा था कि सुमन अपने प्यार की दुहाई देगी, उसे मनाएगी, अपने बिगड़ते हुए रिश्ते को बनाने की कोशिश करेगी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर क्यों? सुमन इतनी समझदार कब से हो गई? उसे बार बार उसका शांत चेहरा याद आ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आज उसे सुमन पर बहुत प्यार आ रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। उसने पास सो रही महक को देखा, फिर सोचने लगा कि क्यों मैं बेकार प्यार मोहब्बत के जज्बातों में बह रहा हूँ। जिस मुकाम पर मुझे महक पहुँचा सकती है, वहाँ सुमन कहाँ। फिर तेजी से उठा और एक चादर लेकर ड्राइंग रूम में जाकर लेट गया। दिन में 12 बजे के आसपास महक ने उसे जगाया। क्या बात है पंकज, तबीयत तो ठीक है, तुम कभी इतनी देर तक सोते नहीं हो। पंकज ने उठते ही घड़ी की तरफ देखा। घड़ी 12 बजा रही थी। वह तुरंत उठा और जूते पहनकर बाहर निकल पड़ा। महक बोली, अरे कहाँ जा रहे हो? प्रोफेसर साहब का रात में फ़ोन आया था,
उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। पंकज सारे दिन बेचैन रहा। सुमन उसकी आंखों के आगे घूमती रही, उसकी बातें कानों में गूंजती रहीं। उसी के प्यार में वह यहाँ आई थी। सुमन ने यहाँ पर कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी, मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए उसने अपने आने तक का मैसेज भी नहीं दिया। क्या वह मुझे कभी माफ़ कर पाएगी? मन में उठते सवालों के साथ पंकज सुमन के घर पहुंचा, मगर दरवाज़ा आंटी ने खोला। पंकज ने डरते हुए पूछा, सुमन कहाँ है? आंटी बोली, वह तो कल रात 8 बजे की फ्लाइट से इंडिया वापस चली गई। तुम कौन हो? मैं पंकज हूँ, महक का होने वाला पति। सुमन महक के लिए एक पैकेट छोड़ गई है, कह रही थी कि जब भी महक आए उसे दे देना। पंकज ने कहा, वह पैकेट मुझे दे दीजिए, मैं महक को ज़रूर दे दूँगा। पंकज ने वह पैकेट लिया और सामने बने पार्क में बैठकर कांपते हाथों से पैकेट खोला। उसमें उसके और सुमन के प्यार की निशानियाँ थीं, उन दोनों की शादी की तस्वीरें, वह फ़ोन जिसने उन दोनों को मिलाया था, सिंदूर की डिब्बी और एक पीली साड़ी थी। उसमें एक छोटा सा पत्र भी था जिसमें लिखा था, ये मेरे प्यार की निशानियाँ हैं जिनके अब मेरे लिए कोई मायने नहीं है, इसलिए तुम्हें लौटा रही हूँ। तुम इनका जो करना चाहो कर लेना। सुमन। पंकज भारी मन के साथ आंखों में आंसू लिए उस पैकेट को लेकर घर पहुंचा। महक उसे इस हालत में देखकर घबरा गई। उसने वह पैकेट पंकज के हाथ से ले लिया और उसे खोलकर देखने लगी। उस सब को देखकर वह बुरी तरह घबरा गई और एक कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी। उसने पंकज से कहा, हम इंडिया वापस चलेंगे। इंडिया आकर उसने सुमन और पंकज को मिला दिया। पंकज से महक ने कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। सुमन तुम्हारी पत्नी है और हमेशा रहेगी। यह पवित्र रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। मैं सुमन की जगह नहीं ले सकती। महक खुशी और गम के मिले जुले भाव लेकर वापस आ गई। आज उसके मन में दोस्ती के नाम पर किए गए इस फैसले से आत्मसंतुष्टि थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके बताइए।